हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रदूषण के बारे में पढ़ा, जहाँ हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण के बारे में बात की। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि, हरित गृह प्रभाव और अम्ल वर्षा के बारे में। और देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि तथा हरित गृह प्रभाव के बारे में। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह पाया गया है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 75% भाग भूपृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए बच्चों, वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये पता लगा है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसका 75% भाग क्या होता है, भूपृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जिससे क्या हो जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तथा ऊष्मा का शेष भाग वायुमंडल में पुनः विकिरित हो जाता है। और देखिए बच्चों, ऊष्मा का जो शेष भाग होता है वो वायुमंडल में पुनः क्या हो जाता है, विकिरित। आगे देखिए, ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यानी CFCs तथा जल वाष्प द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और देखिए ऊष्मा का जो कुछ भाग होता है ना, वो गैसों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और वो कौन कौन सी गैसें हैं, हमारी ओजोन है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जल वाष्प। तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं या ग्रहण कर लेती है। आगे देखिए, इसके कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाती है। और देखिए बच्चों, इससे क्या होता है भाई, जब ये गैसें ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तो उससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाती है और यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण है। और भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, इन गैसों के द्वारा ऊष्मा के भाग को अवशोषित कर लेना। यानी जो ऊष्मा है उसके कुछ भाग को जब गैसें अवशोषित कर लेती है तो क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है, आगे देखिए, जिस प्रकार हरित गृह में लगे कांच सूर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है, उसी प्रकार वायुमंडल सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर लेता है। देखिए जो समझिए भाई, जिस प्रकार हरित गृह में लगे कांच यानी ग्रीन हाउस की बात हो रही है कि ग्रीन हाउस में लगे कांच जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी को थामे रखते हैं, उसी प्रकार से वायुमंडल क्या करता है, सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर लेता है तथा इसे गर्म बनाए रखता है। इसे प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान की रक्षा करके इसे जीवन योग्य बनाता है। अब देखिए बच्चों, हरित गृह में दृश्य प्रकाश को पारदर्शी कांच में से गुजारकर मृदा एवं पादपों को गर्म किया जाता है। देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस क्या होता है, कांच का बना हुआ घर होता है। और देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो दृश्य प्रकाश है उसको पारदर्शी कांच में से गुजारा जाता है और जिससे क्या किया जाता है, मृदा एवं पादपों को गर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, गर्म मृदा तथा पादप अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए बच्चों, जब सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा कांच में से अंदर जाएगी तो क्या होगा, वहां पे गर्मी से क्या होगी, जो वहां पे उपस्थित मृदा है और पौधे हैं वो गर्म हो जाएंगे और उसमें से ऊष्मा निकलेगी। और उनमें से कौन सी ऊष्मा निकलेगी, अवरक्त विकिरण। यानी कहने का मतलब है कि जब मिट्टी और जो पौधे हैं यानी मिट्टी और पादप जब वो गर्म हो जाएंगे तो उनमें से अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन होगा। देखिए बच्चों, अवरक्त विकिरणों को हम IR भी बोलते हैं, इंफ्रारेड। क्या कहा जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या होता है, वहां पे उत्सर्जन होता है। चूंकि अवरक्त विकिरणों यानी जो ऊष्मा है उनके लिए कांच अपारदर्शक होता है। देखिए समझिए यहाँ पर कि जो वहां पे ऊष्मा निकल रही है यानी जो अवरक्त विकिरणें निकल रही है उनके लिए कांच क्या होता है, अपारदर्शक। अतः इन विकिरणों को आंशिक रूप से अवशोषित तथा आंशिक रूप से परावर्तित करता है। यह क्रियाविधि सौर ऊर्जा को हरित गृह में संग्रहित रखती है। देखिए समझिए बच्चों, क्या होता है कि भाई अब अवरक्त विकिरणों के लिए कांच अपारदर्शक होता है, अतः इन विकिरणों को आंशिक रूप से अवशोषित और आंशिक रूप से परावर्तित करता है। भाई क्या करता है, जो कांच है वो इन विकिरणों को, इन अवरक्त विकिरणों को आंशिक रूप से अवशोषित करेगा और आंशिक रूप से परावर्तित करेगा, जिससे क्या होगा, उस कांच के घर के अंदर यानी हरित गृह के अंदर क्या बनी रहेगी, ऊष्मा बनी रहेगी। और देखिए इससे क्या होता है, यह क्रियाविधि सौर ऊर्जा को हरित गृह में संग्रहित रखती है।
ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार CO2 अणु सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं। इसी तरीके से देखिए बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु है ना, वो सूर्य के प्रकाश के लिए तो पारदर्शक होते हैं, लेकिन ऊष्मा विकिरण कौन सी? अवरक्त विकिरणें, ठीक है, लेकिन ऊष्मा विकिरणों के लिए अपारदर्शक होते हैं। आया समझ में? आगे देखिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक हरितगृह का संतुलन बिगड़ जाता है। और देखिए बच्चों, समझिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से ज़्यादा हो जाती है ना, तो जो प्राकृतिक हरितगृह है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अतः भूमंडलीय ताप वृद्धि में CO2 का विशिष्ट योगदान है। तो देखिए, भूमंडलीय ताप वृद्धि में किसका मुख्य योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम लोग भूमंडलीय ताप वृद्धि को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से भूमंडलीय ताप वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, ये क्या है? पृथ्वी सतह है, यानी ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। ये क्या है? सन, सूर्य है। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि जो सूर्य से जो सौर ऊर्जा आती है, या हम बोल सकते हैं जो सोलर विकिरण आती है, तो सौर विकिरण का कुछ भाग, जो सौर विकिरण है उनका कुछ भाग तो पृथ्वी सतह के द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इस सौर ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है वो पृथ्वी सतह से टकराकर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी से सौर विकिरण परावर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, कुछ विकिरणें हरित गृह गैसों में से आकर पृथ्वी सतह पे आ जाती है। देखिए, हरित गृह गैसों में से होती हुई पृथ्वी सतह पे आ रही है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है इन सबसे? भाई इन सबसे हमारी पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, ठीक है, यानी अवशोषित सौर विकिरण। ये सब क्या है? अवशोषित सौर विकिरण है जो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली गई। अब क्या होता है? जैसे ही पृथ्वी के द्वारा सौर विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और उसमें से क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषित विकिरण हरित गृह गैसों द्वारा पुनः उत्सर्जित होते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो अवशोषित विकिरण है, ठीक है, समझिए यहाँ पर कि जो अवशोषित विकिरण है वो हरित गृह गैसों के द्वारा पुनः क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाते हैं। और देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या होता है, हमारी पृथ्वी सतह पर, देखिए पृथ्वी सतह पर ताप बना रहता है, यानी ऊष्मा बनी हुई रहती है, ताप बना हुआ रहता है, जिससे भूमंडलीय तापन हो जाता है, यानी भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है। देखिए बच्चों, वापस समझिए इस डायग्राम को। भाई होता क्या है, सूर्य है, सूर्य से आने वाला कुछ प्रकाश तो पृथ्वी सतह के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ प्रकाश देखिए क्या हो जाता है, जो पृथ्वी के पास आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की जो विकिरणें हैं, तो उनमें से कुछ विकिरणें परावर्तित हो जाती है, कुछ विकिरणें हरित गृह गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसके अलावा कुछ गैसें हरित गृह गैसों के द्वारा, देखिए हरित गृह गैसों में से गुजरकर पृथ्वी सतह पर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है, देखिए जो समझिए जो सूर्य की ऊर्जा है, या हम बोल सकते हैं जो सोलर विकिरण है, वो हरित गृह गैसों में से आसानी से आ जा सकती है, ठीक है। तो देखिए जो होता क्या है, हरित गृह गैसों में से होती हुई भी सोलर विकिरण आ जाती है, जिससे क्या हो गई? अवशोषित सौर विकिरण हो गई, यानी पृथ्वी की सतह ने सौर विकिरणों को अवशोषित कर लिया, पृथ्वी की सतह गर्म हो गई, और अब क्या होगा? उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी अवशोषित विकिरण हरित गृह गैसों द्वारा पुनः उत्सर्जित होती है, ठीक है। और इसी तरीके से भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है, यानी भूमंडलीय तापन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, CO2 के अतिरिक्त अन्य हरित गृह गैसें मेथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। देखिए बच्चों, CO2 के अलावा अगर हम लोग बात करें तो अन्य हरित गृह गैसें कौन कौन सी है? मेथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तथा ओजोन है, ठीक है। और देखिए बच्चों, अब हम इनके प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब प्राप्ति स्रोत, तो देखिए बच्चों, अब हम इन हरित गृह गैसों के प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करेंगे। पहला देखिए मेथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया, पचाया तथा सड़ाया जाता है, तब प्राकृतिक रूप से मेथेन उत्पन्न होती है। आगे देखिए, दलदली क्षेत्रों, कोयले की खानों, धान के क्षेत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मेथेन उत्पन्न होती है। इसी तरीके से देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है, जो वायु प्रशीतक के रूप में काम आने वाले औद्योगिक रसायन है। CFCs ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारक है।
ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब N2O देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के दहन तथा रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि इसी प्रकार भूमंडलीय ताप वृद्धि का क्रम बना रहा तो ध्रुवों पर स्थित हिम नदों के पिघलने की दर अधिक होगी। देखिए तो समझिए कि अगर इसी तरीके से पृथ्वी सतह का ताप बढ़ता गया तो क्या होगा, हमारे ध्रुवों पर स्थित जो ग्लेशियर है वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जिससे क्या होगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी तथा पृथ्वी के निचले स्थानों में जल भर जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, इससे जो वाटर लेवल है, यानी हम बोल सकते हैं कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और पृथ्वी के जो निचले स्तर है उनमें जल भर जाएगा। आगे देखिए, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के उपाय। तो देखिए बच्चों, अब हम ये बात करेंगे कि भूमंडलीय ताप वृद्धि को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाना चाहिए जिससे हरित आवरण बढ़ सके। दूसरा देखिए, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तीसरा देखिए, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। चौथा देखिए, सोलर ऊर्जा एवं गोबर गैस संयंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पांचवा देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध हो तथा इसके उपभोक्ता देशों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। ठीक है, आगे देखिए, जन जागरूकता के द्वारा जन सामान्य को औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा हरित गृह प्रभाव के कारण होने वाली हानियों एवं दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए मुझे बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, हमें जन जागरूकता करनी चाहिए, यानी जो जन सामान्य है उनको हमें औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा हरित गृह प्रभाव के कारण होने वाली हानियों और दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहिए। और सातवां देखिए, वनों के विनाश को रोकना चाहिए। और आठवां देखिए, औद्योगिक इकाइयों तथा स्वचालित वाहनों से निकलने वाली ग्रीन गैसों को वातावरण में छोड़े जाने से रोकना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये सब क्या है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के उपाय हैं और इन सब उपायों को काम में लेकर हम भूमंडलीय ताप वृद्धि को एक हद तक रोक सकते हैं। ठीक है, और देखिए बच्चों, एक बार आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को दोबारा समझ लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है हरित गृह प्रभाव। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए भाई, जो हमारा भूमंडलीय ताप वृद्धि है इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। और जो हमारा हरित गृह प्रभाव है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और देखिए बच्चों, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, इसे हम ग्रीन हाउस के द्वारा ही समझा सकते हैं, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और देखिए बच्चों, एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ किस तरीके से ये जो हरित गृह गैसें होती है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी ये जो गैसें होती है ग्रीन हाउस गैसेज, ये किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करती है, यानी किस तरीके से भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये क्या है, अर्थ। देखिए बच्चों, समझिए ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और ये क्या है, सन। ये क्या है बच्चों, सन। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, सूर्य से आती है सोलर ऊर्जा, यानी हम ये बोल सकते हैं सोलर विकिरणें सूर्य से पृथ्वी पे आती है। ठीक है, पृथ्वी सतह पे आती है। जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो देखिए बच्चों क्या होता है, कुछ विकिरणें होती है वो वायुमंडल से टकराकर दोबारा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। भाई कुछ तो वायुमंडल से टकराकर परावर्तित हो जाती है, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती। कुछ विकिरणें जलवाष्प के द्वारा या अन्य वायुमंडलीय कारकों के द्वारा दोबारा कहाँ चल जाती है, आउटर स्पेस में चल जाती है। और कुछ विकिरणें, देखिए समझिए, कुछ विकिरणें ऐसी होती है जो कि पृथ्वी सतह तक पहुंचती है। और इनमें से भी देखिए बच्चों, इनमें से भी कुछ विकिरणें पृथ्वी सतह से टकराकर दोबारा कहाँ चली जाती है, आउटर स्पेस में। कहाँ चल जाती है, आउटर स्पेस में। और इनकी कुछ मात्रा, यानी इन सोलर रेडिएशन की कुछ मात्रा पृथ्वी सतह के द्वारा क्या कर ली जाती है, देखिए बच्चों, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी इनमें से ऊष्मा निकलती है। और जो ऊष्मा निकलेगी पृथ्वी सतह से, जो ऊष्मा निकलती है वो निकलती है अवरक्त विकिरणों के रूप में।
किस रूप में? अवरक्त विकिरणों के रूप में निकलती है, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? देखिए बच्चों, IR यानी इंफ्रारेड के रूप में ये विकिरणें निकलती है। ठीक है। और देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो अवरक्त विकिरणें हैं, तो ये जो अवरक्त विकिरणें होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस को पार नहीं कर पाती है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है, और देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, हमने अभी बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जब इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ के चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट का निर्माण कर लेती है। देखिए समझिए यहाँ पर क्या करती है, ये पृथ्वी के चारों ओर, देखिए पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से एक आवरण या हम बोल सकते हैं ब्लैंकेट का निर्माण कर लेती है ये ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए जो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, यानी ये इकट्ठी हो जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी सतह से थोड़ा ऊपर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये सब क्या हो जाती है, देखिए बच्चों इकट्ठी, इस तरीके से इकट्ठी हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, समझिएगा भाई, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज का बना हुआ ये आवरण है, तो ये आवरण सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा के लिए तो पारदर्शक होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस ब्लैंकेट में से सूर्य से आने वाली ऊर्जा तो आसानी से गुजर जाती है, लेकिन जो अवरक्त विकिरणें हैं वो इन्हें पार नहीं कर पाती है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है यानी ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो अवरक्त विकिरणें निकली है, जो पृथ्वी से अवरक्त विकिरणें निकली है, वो इस ब्लैंकेट से, इस गैसीय आवरण से टकराती है। टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी ये दोबारा यहाँ अर्थ सतह से टकराती है, दोबारा ये इससे टकराएगी, इस कवरिंग से यानी जो गैसों का आवरण है, दोबारा पृथ्वी सतह से टकराएगी। यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर ये जो अवरक्त विकिरणें होती है ये पृथ्वी सतह पर ही रह जाती है, यानी आउटर स्पेस में नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है, पृथ्वी सतह के ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि। देखिए जो ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी की सतह का ताप है वो बढ़ जाता है और इसे ही कहा जाता है भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है, क्या कहा जाता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। और देखिए बच्चों इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस के द्वारा। भाई अभी हम लोगों ने बात की ना कि जो ग्रीन हाउस होता है वो कांच का बना हुआ घर होता है, जिसमें क्या होता है, जो कांच होते हैं वो सौर ऊर्जा के लिए तो पारदर्शक होते हैं, लेकिन पेड़ों और मिट्टी से निकलने वाली जो अवरक्त विकिरणें हैं उसके लिए कांच क्या होते हैं, अपारदर्शक होते हैं। वापस देखिए बच्चों, भाई ग्रीन हाउस में क्या होता है, जब सोलर ऊर्जा जाती है, कांच में से जाती है, तो आसानी से वो सोलर ऊर्जा हाउस के अंदर चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे मिट्टी और पेड़ गर्म होते हैं तो उनसे निकलने वाली जो अवरक्त विकिरणें हैं वो उस कांच को भेद कर या कांच में से बाहर नहीं आ पाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ग्रीन हाउस है उसमें एक तापमान मेंटेन रहता है, एक ताप बना हुआ रहता है, या हम बोल सकते हैं कि उसमें सौर ऊर्जा बनी हुई रहती है, यानी सौर ऊर्जा वहाँ पे रहती है। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों इस कंसेप्ट से यानी ग्रीन हाउस के कंसेप्ट से हम लोग इस ग्लोबल वार्मिंग को, भूमंडलीय ताप वृद्धि को समझ सकते हैं। भाई इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से एक कवरिंग बना लेती है, और ये जो कवरिंग बनी है, जो ये लेयर बनी है, ये लेयर सौर ऊर्जा के लिए तो पारदर्शक होती है, यानी इसमें से सौर ऊर्जा पृथ्वी तक तो आ जाती है, लेकिन पृथ्वी सतह से निकलने वाली जो ऊष्मा विकिरणें हैं, जो अवरक्त विकिरणें हैं, वो इन्हें भेद कर दोबारा आउटर स्पेस में नहीं जा पाती, यानी वो पृथ्वी सतह पर ही रह जाती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों ग्लोबल वार्मिंग को यानी भूमंडलीय ताप वृद्धि को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा या ग्रीन हाउस के द्वारा समझ सकते हैं, और इसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे अम्ल वर्षा के बारे में। देखिए वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है। देखिए बच्चों समझिए, भाई वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वर्षा के जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, जिससे कार्बोनिक अम्ल बनता है, और कार्बोनिक अम्ल से H+ आयन प्राप्त होंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, वर्षा जल का pH कितना होता है, 5.6। यानी सामान्य रूप से जो वर्षा जल है, जो रेन वाटर है, उसकी pH 5.6 होती है। और देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया होती है, उपरोक्त अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों क्या होती है वहाँ पे अभिक्रिया,
ये H2O है, CO2 से अभिक्रिया करेगा, H2CO3 अम्ल बन गया, और ये H2CO3 टूटता है 2H प्लस और CO3-2, ठीक है। यानी इस अम्ल के कारण वर्षा जल की pH होती है 5.6, ठीक है। आगे देखिए, जब प्राकृतिक वर्षा प्रदूषित वायु से होकर गुजरती है तो यह सल्फर के गैसीय ऑक्साइड SOX, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं फास्फोरिक अम्ल जैसे रसायनों के संपर्क में आ जाती है, जिससे ये पदार्थ गिरने वाले वर्षा जल में घुल जाते हैं, जो इसे अधिक अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप वर्षा जल की pH की परास 5.6 तथा 3.5 के मध्य हो जाती है। यानी कहने का मतलब है वर्षा जल का pH क्या हो गई, कम, ठीक है। जो रेन वाटर है उसकी pH कम हो जाती है। जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, अम्ल वर्षा, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखिए, आजकल अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिसमें वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। देखिए समझिए भाई, आजकल अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल क्या हो, निक्षेपित। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर बारिश के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा अगर अम्ल पृथ्वी पर आता है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी वहाँ पे पृथ्वी सतह पर अम्ल का क्या होता है, निक्षेपण होता है, अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर चले जाते हैं। देखो जो समझिए भाई, अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर चले जाते हैं, ठीक है। तथा अंततः या तो भू सतह पर, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंततः या तो भू सतह पर शुष्क निक्षेपण के रूप में, देखिए या तो शुष्क निक्षेपण के रूप में या फिर जल, कोहरा तथा बर्फ में आर्द्र निक्षेपण के रूप में जमा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए अम्ल वर्षा का रसायन। देखिए बच्चों, अब हम लोग अम्ल वर्षा के रसायन के बारे में बात करेंगे। देखिए SO2 तथा NO2 ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण के पश्चात जल से अभिक्रिया कर लेते हैं और अम्ल वर्षा में क्या देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि देखिए समझिए, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणिकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए बच्चों, अभिक्रिया क्या होती है समझिएगा यहाँ पे। देखिए बच्चों, 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ और 2 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करेंगे 2H2O के साथ, और ये देखिए ये 2 अणु किसके बन गए, सल्फ्यूरिक अम्ल के, H2SO4 के, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, और ये जो बने हैं ये जलीय यानी जल में बने हैं। ये भाई वर्षा जल की बात हो रही है ना, वर्षा जल में तो अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन और जो वर्षा जल है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं और H2SO4 का क्या करते हैं, निर्माण, ठीक है। इस तरीके से देखिए 4NO2, देखिए जो क्या है 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु प्लस O2 और 2H2O 2 जल के अणु, ये भी आपस में अभिक्रिया करके 4HNO3 यानी जलीय HNO3 का क्या करते हैं, निर्माण। यानी वर्षा जल में इन दोनों का क्या हो जाता है, निर्माण। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो देखा आपने कि ये जो दोनों गैसें हैं SO2 और NO2, इनका अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान होता है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो वायुमंडलीय धुंध यानी एरोसोल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होते हैं। वर्षा जल की बूंदों में ऑक्साइड या अमोनियम लवणों के एरोसोल कणों के फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है। SO2 ठोस तथा द्रव दोनों भू सतह द्वारा सीधे ही अवशोषित हो जाती है। देखिए समझिए बच्चों, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो ठोस तथा द्रव दोनों ही भू सतह द्वारा क्या हो जाती है, सीधे अवशोषित। इस प्रकार शुष्क निक्षेपण के रूप में निक्षेपित हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए अम्ल वर्षा के कारण क्या है। देखिए बच्चों, पहला है जीवाश्म ईंधन का दहन जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जैसे देखिए शक्ति संयंत्रों तथा भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले तेल तथा
कोयला अथवा मोटर इंजनों में डीजल व पेट्रोल का दहन। ठीक है, तो देखिए बच्चों जीवाश्म ईंधनों का जो दहन है वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, क्योंकि इनमें उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और अभी हमने क्या देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देती है। आगे देखिए दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट, वनों का जलना तथा कार्बनिक पदार्थ का बैक्टीरिया द्वारा विघटन। ठीक है, आगे देखिए अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। देखिए बच्चों अब हम ये बात करेंगे अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव क्या है। देखिए पहला देखिए, अम्ल वर्षा कृषि, पादप तथा पौधों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है। दूसरा देखिए, अम्ल वर्षा जलीय परिस्थितियों के पादपों तथा जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। तीसरा देखिए, इसके कारण मनुष्यों एवं जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न होता है। चौथा देखिए, अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइपों में संक्षारण होता है, जिससे आयरन, लेड तथा कॉपर जैसे भारी धातुएं घुलकर पेयजल में पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पांचवा देखिए, अम्ल वर्षा भवन निर्माण से संबंधित पदार्थों जैसे पत्थर, मार्बल, डोलोमाइट तथा धातु आदि से अभिक्रिया करके विलेयशील यौगिक बनाती है। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, अम्ल वर्षा का प्रभाव भवन निर्माण की सामग्री पर भी पड़ता है। भाई क्या होता है, भवन निर्माण से संबंधित जितने भी पदार्थ है जैसे पत्थर है, मार्बल है, डोलोमाइट है या धातु है आदि से अभिक्रिया कर लेती है। ये भाई अम्ल वर्षा है तो अम्ल अभिक्रिया कर लेता है और विलेयशील यौगिक बनता है, जिससे ये संक्षारित तथा कमजोर हो जाती है। छठा पॉइंट देखिए, ताजमहल जैसी इमारतें भी अम्ल वर्षा के कारण दुष्प्रभावित हो रही है। तो देखिए बच्चों, जो ताजमहल जैसी इमारतें हैं उन पे भी अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए बच्चों, अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है, जो ताजमहल है वो अपनी प्राकृतिक आभा को खो रहा है। यानी ये माना जाता है कि जो ताजमहल है वो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन देखिए बच्चों धीरे धीरे जो इसका संगमरमर है, जो सफ़ेद संगमरमर है वो भी धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा। और देखिए बच्चों वहाँ पे होता क्या है कि भाई हम बात कर रहे हैं, ताजमहल की बात करते हैं, हम मान लेते हैं, तो अब ये जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है और संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए जो होता क्या है कि जो CaCO3 है उससे अभिक्रिया करता है अम्ल, अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 उससे अभिक्रिया करता है और ये क्या बन गया, CaSO4, यानी एक विलेयशील हमारा वो बन जाता है यौगिक। CaSO4 बन जाता है जो विलेयशील यौगिक है, साथ में CO2 और H2O। ठीक है, और देखिए बच्चों इसी तरीके से भाई ये सेम अभिक्रिया ही भवन निर्माण के जितने भी सामग्री है, जैसे अगर हम पत्थर की बात करें, मार्बल की बात करें, यानी उनके लिए भी सेम यही अभिक्रिया होती है। और देखिए इससे क्या होता है, जो ये विलेयशील लवण बना है, तो देखिए ये लवण, जो ये विलेयशील लवण है, ये जल के साथ धीरे धीरे बह जाते हैं, जिससे इन स्मारकों का क्या होता है, क्षरण होता है। ठीक है बच्चों, आई बात आपको समझ में कि जो हमारी अम्ल वर्षा है उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। और देखिए बच्चों, अम्ल वर्षा को एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, हमारी फैक्ट्रियों से और जितने भी हमारे कारखाने हैं, रिफाइनरी है, साथ ही साथ हमारे यातायात के साधन हैं, तो उन सब से क्या होती है, प्रदूषित गैसें निकलती है। देखिए बच्चों, इन प्रदूषित गैसों में होती है SO2 और NO2। देखिए तो ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों का ही अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान होता है। तो क्या होता है, जो प्रदूषित गैसें निकलती है उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। अब ये प्रदूषित गैसें कहाँ जाती है, वायुमंडल में जाती है, यानी ऊपर आउटर स्पेस में जाएगी और वहां पे ये क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलवाष्प या वर्षा जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और जिससे किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है SO2 इससे बनती है H2SO4। देखिए ध्यान दीजिए भाई, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 बनाता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। और देखिए बच्चों, ये दोनों ही अम्ल क्या होते हैं, वर्षा जल के साथ में पृथ्वी पर आते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा।
ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका शुष्क निक्षेपण भी हो सकता है, ठीक। और शुष्क निक्षेपण में क्या होता है, ये यहाँ पे पृथ्वी सतह पे आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर अम्ल का क्या हो जाता है, यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है। और देखिए जब वर्षा के साथ अम्ल आता है तो इसे क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा। और देखिए ये दोनों अम्ल होते हैं जो कि वर्षा जल में उपस्थित होते हैं। और देखिए अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो वर्षा जल का पीएच है ना वो 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अम्ल वर्षा समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों एक बार हम ये ध्यान दे लेते हैं कि इस अम्ल वर्षा को हम कैसे रोक सकते हैं, यानी अम्ल वर्षा को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला उपाय यही है कि हम जितने भी जीवाश्मी ईंधन काम में लेते हैं या हमारे यातायात के साधनों में जो हम ईंधन काम में लेते हैं तो उन ईंधन में सल्फर और नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी सल्फर और नाइट्रोजन से रहित ईंधन ही हमें काम में लेना चाहिए। दूसरा क्या है, अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है। और देखिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अम्ल वर्षा समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कणिकीय प्रदूषक। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे कणिकीय प्रदूषक के बारे में। देखिए कणिकीय प्रदूषक पदार्थ वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रव्य बूंदें होती है। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूल कण तथा उद्योगों की राख में होते हैं। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कणिकाएं जीवित अथवा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती है। देखिए समझिए भाई, वायुमंडल में उपस्थित जो कणिकाएं हैं वो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती है। तो पहला देखिए जीवित कणिकाएं। देखिए जीवित कणिकाएं अत्यंत सूक्ष्म जीवित जीव होते हैं जो वायुमंडल में चारों ओर बिखरे रहते हैं। जीवाणु, कवक, मोल्ड, शैवाल इत्यादि जीवित कणिकाएं हैं। ये पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जीवित कणिकाओं की। आगे देखिए अजीवित कणिकाएं। तो देखिए बच्चों अजीवित कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए धूम्र कणिकाएं, यानी सबसे पहले हमने किस में बांटा, धूम्र कणिकाओं में। देखिए धूम्र कणिकाओं में ठोस तथा ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। और देखिए इसके उदाहरण धूम्र कणिकाओं के जैसे देखिए सिगरेट का धुआं है, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धूम्र है, गंदगी का ढेर यानी कूड़ा है तथा सूखी पत्तियां, तेल, धूम्र इत्यादि। ठीक है। अगला देखिए धूल। देखिए बच्चों धूल में बहुत बारीक ठोस कण होते हैं जिनका व्यास 1 μm यानी 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है तथा जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने तथा आरोपण द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धूल। आगे देखिए उदाहरण देखिए ब्लास्ट से प्राप्त रेत यानी बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त होने वाला लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कल कारखानों से उड़ने वाली राख तथा सीमेंट, धुएं के गुब्बार आदि इस प्रकार के उत्सर्जन के कुछ प्रारूपिक उदाहरण है। ठीक है। आगे देखिए मिस्ट और कोहरा। फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के वायु में संघनन द्वारा कोहरा उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए H2SO4 का कोहरा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा द्वारा गमन करते हैं तथा इस प्रकार कोहरा बनाते हैं। तो ये बात हो गई मिस्ट और कोहरा की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए धूम्र। देखिए धूम्र को धुआं भी कहते हैं। देखिए साधारणतया उदर्वपातन, आसवन, क्वथन तथा कई रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान निर्मित वाष्प के संघनन द्वारा बनते हैं। ठीक है। प्राय कार्बनिक विलायक, धातुएं तथा धात्विक ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। वायु में उपस्थित कण जैसे धूल कण, धूम्र कण, कोहरा इत्यादि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों ये बात हो गई अजैविक कणिकाओं के बारे में। आगे देखिए अब हम बात करेंगे विषाक्त प्रभाव के बारे में, यानी जो कणिकीय प्रदूषक है उनके क्या विषाक्त प्रभाव होते हैं। देखिए पहला देखिए 5 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषक नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं। भाई जो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं तो ऐसे कणिकीय प्रदूषक नासिका द्वार में क्या हो जाते हैं, जमा।
दूसरा देखिए, लगभग 1.0 माइक्रोन के कणिकीय प्रदूषक फेफड़ों में आसानी से पहुंच जाते हैं। और तीसरा देखिए, लेड युक्त पेट्रोल वायुधारित लेड उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। लेड लाल रक्त कणिकाओं के विकास तथा परिपक्वन में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में, आम्ल वर्षा के बारे में और साथ ही साथ कणिकीय प्रदूषक के बारे में। देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आए होंगे, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।